Hello friend, with channel Jaco India Jaco and I am your certified financial advisor प्रदीप दुबे। फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही के दिनों में रिटर्न की बात करें तो सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हों या फिर इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स हों, वो सभी चाहते हैं कि मैं इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करूं। तो आज मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि क्या इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट करना या फिर इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना सही है आपके लिए। तो चलते हैं और इसके ऊपर एक अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं कि कितना सही है और कैसे इन्वेस्टर, किस तरह के इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मार्केट के रिगार्डिंग मिलती। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला जो हम अभी लॉकडाउन में देखें, कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हुआ उसमें हमारी डिपेंडेंसी जो है टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा हो गई। अगर आप ऑफिस में कॉल करते हैं तो जिसमें जूम कॉल या फिर गूगल मीट्स के जरिए ऑफिस आवर्स में आप कर सकते हैं या फिर ऑफिस के काम करते हैं, आपने भी फील किया होगा। दूसरी अगर बात करें तो नेटफ्लिक्स की बात करें या फिर अमेज़न प्राइम की बात करें, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा समय वीडियो के ऊपर व्यतीत करते हैं यानी बिताते हैं। उसके बाद हॉटस्टार हो तो वीकेंड के समय हमारे हॉटस्टार्स होना बहुत ज़रूरी है, या फिर यूट्यूब की सब्सक्राइबर बोलिए या यूट्यूब पर टाइम स्पेंड करना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लॉकडाउन के समय। फेसबुक के भी देखेंगे तो इंडिया भी टॉप पे चल रही है। फेसबुक के जो अकाउंट्स है सबसे ज़्यादा इंडिया में है और ये लास्ट 3 मंथ्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में रेज हुआ है, चाहे फेसबुक बोले चाहे या फिर इंस्टाग्राम। तो गूगल न्यूज़ बोले या फिर ऑनलाइन न्यूज़ रीडिंग बोले, वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सब प्लेटफॉर्म जो है बहुत ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्रीज हुए हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, तो एक बार इन सब प्लेटफॉर्म पे हम अगर नज़र डालें इनके सब्सक्राइबर पर तो देखेंगे कि फेसबुक पे 280 मिलियन जो कि हाईएस्ट यूज़र हैं इंडिया में, और ये अप्रैल 2020 का डाटा मैं बता रहा हूँ। अगर नेटफ्लिक्स का देखें तो पेड सब्सक्राइबर सिर्फ 3 मंथ्स में 15.18 मिलियन हो गए हैं 2020 के फर्स्ट 3 मंथ में। तो फ्रेंड्स, ये सब आप सोच रहे होंगे कि इन सब प्लेटफॉर्म पे लाइक फेसबुक, गूगल या नेटफ्लिक्स, इन सब के स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों नहीं किया इन्वेस्टमेंट, या फिर ये वेल डेवलप्ड कंट्री है जो, या फिर जो वेल डेवलप्ड स्टॉक्स हैं जिसका कि मुनाफा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उस तरह के स्टॉक में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने ये सुना है सिर्फ गूगल, अमेजन, फेसबुक एंड नेटफ्लिक्स। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक्स हों? इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इन्हें डायरेक्टली बाय कर लें या फिर फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के जरिए जो बाय किया जाता है उसे बाय करें, या फिर दूसरा जो रास्ता है म्यूचुअल फंड के जरिए इन सब स्टॉक्स को आप परचेज कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और जब दोनों का कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड का रूट जो है, जो रास्ता है, बहुत इजी होता है और डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर शेयर बाय करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको बैंक अकाउंट, डीमेट एंड ब्रोकरेज अकाउंट, तो ये सब का एक जो, और अगर कहें फॉरेन अकाउंट, तो इन सब के एक झमेले लगते हैं और नॉर्मल एक कॉमन इन्वेस्टर जो है वो इनको फेस नहीं करना चाहता। अगर बात करें तो दोनों में से ईजियर वे है कि म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहला जो हमें दिमाग में आता है कि वाटर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम, कि ये जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो हैं क्या। तो सिंपल वर्ड में अगर बोले तो फीडर फंड, यानी कि FOF आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड के आगे लगा हुआ, फॉरेन स्टॉक हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने वाले फंड होते हैं और इनके जो इन्वेस्टमेंट है वो अब्रॉड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सच एज एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एंड नेटफ्लिक्स। इन सब स्टॉक्स में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो पैसिवली मैनेज हैं और कुछ ऐसे हैं जो जिनका इंटायर कॉर्पस है इंडाइसेस में इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे हमारा इंडेक्स फंड होता है वैसे।
For example, Nasdaq 100 and S&P 500. International funds can also be categorized in terms of the geographical market और sector. अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या नया झमेला है। तो डेवलप्ड इकोनॉमिक सच एज यूएस एंड जापान अदर इन्वेस्ट इन इमर्जिंग मार्केट। अभी समझिएगा, एक जो हमारा है इंटरनेशनल फंड वो इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और एक जो है डेवलप में करता है, लेकिन दोनों ही इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, डेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। दूसरा जो आपके मन में क्वेश्चन आता है वो है व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल फंड्स, कि सर हम क्यों इन्वेस्ट करें इंटरनेशनल फंड में। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन। आपने सुना होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट का जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे उतने ज़्यादा रिस्क को कम करते हैं। तो एवरी इकोनॉमी हैज़ अ डिफर ग्रोथ साइकिल। इंडिया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ साइकिल है वो जापान से और अमेरिका से टोटली डिफरेंट है। अमेरिका की जो ग्रोथ साइकिल है वो इंडिया और जापान से डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप जब कोई एक कंट्री की इकोनॉमी डाउन टर्न होता है, डाउन के तरफ जाता है, तो वहाँ पे आपको दूसरे कंट्री की जो इकोनॉमीज है वो ग्रोथ साइकिल से कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलता है आपके पोर्टफोलियो को, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके डाउन टर्न जो इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट करता है दूसरा कंट्री जब रिटर्न देता है। और ये भी आपके एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि जिसे आप देखते हैं और कागजों में सिर्फ सुने हैं, गूगल, नेटफ्लिक्स, एप्पल जैसे कंपनियों में, जिसे आप इंडियन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट चाहते हुए भी नहीं कर पाते, वो स्टॉक्स आपके अंडर होते हैं। सेकेंड जो बेनिफिट्स है वो है करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर रुपीस की बात करें, अगर फॉरेन करेंसी के साथ उसकी तुलना करें तो आप देखेंगे कि अप एंड डाउन होते रहता है और उसमें वेरिएशन डे बाय डे आता जाता है। अगर शुरू इतिहास की बात करें तो डॉलर और इंडिया की सिमिलर वैल्यू थी, जो कि आज 70 और 80 या 70 और 75 के बीच में रन करते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी, अगर बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट हो वो रुपी डिप्रिसिएशन यानी कि रुपये की वैल्यू कम होने से भी बढ़ता रहे, तो इसके लिए आपको डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर करें। फ्रॉम अराउंड ₹46 इन मिड 2020 it has depreciated to ₹75.95 in May 2020। यानी कि 2010 में 46 रुपीस था $1 की कीमत, जो कि आज 75.95 यानी कि 76 रुपीस हो गए हैं मई 2020 में। अब बात करेंगे कि अगर रुपए की कीमत बढ़ गई तो सर, तो आपको पता है रुपए की कीमत जब बढ़ती है तो आप इसमें लमसम करके ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप जब लमसम करेंगे इन फंड में तो रुपए की कीमत अगर बढ़ी हुई हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको जो NAV है वो कम प्राइस में मिलेगा। क्वेश्चन है आपके मन में आता है, हाउ टू चूज इंटरनेशनल फंड। ये बहुत बड़ी बात है और जो नॉर्मल से इन्वेस्टर्स हैं वो समझ नहीं पाते कि कैसे इंटरनेशनल फंड्स को चूज करें कि वो सही है मेरे लिए। तो क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि डेवलप कंट्रीज दैट आर परफॉर्मिंग वेल एंड हैव अ लोअर करेक्शन टू इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया। अभी देखिए, हम इमर्जिंग कंट्री हैं, हम इमर्जिंग कंट्री होकर अगर इमर्जिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे इट डज नॉट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन अनदर इमर्जिंग मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव, हमारे पास ऐसी मार्केट है। तो हमें क्या करना है कि US इज करेंटली ऑन ए ग्रोथ साइकिल एंड द कंट्री मार्केट हैव लिस्टेड द बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल कंपनीज सच एज अमेजन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा। तो हम क्या करेंगे कि नास्डाक 100 जैसे इंडेक्स फंड है विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोमिनेंट ग्लोबल कंपनीज सच एज
फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन एंड अल्फ़ाबेट्स। तो इन सब में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं नास्डैक 100 में, जो कि अट्रैक्टिव है, और उसके 10 इयर्स का CAGR अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 18% है। और यही अगर हम BSE डॉलेक्स 30 का CAGR देखें लास्ट 10 इयर्स में तो 0.03% है ओवर द सेम पीरियड। द BSE डॉलर 30 इंडेक्स इज लाइक टू लाइक कंपैरिजन विद द नास्डैक सिंस इट्स, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों कंपेयर किया, बिकॉज अगर 30 इनके स्टॉक्स देखे जाएं, इनके जो संगठन या रचना देखा जाए, तो कंपनीज दैट फॉर्म द BSE सेंसेक्स के जैसे हैं, बट देयर प्राइजेस आर इन USD टर्म, सिर्फ डॉलर में है, इसीलिए यहाँ डिफरेंटेड है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कंपनीज जो इमर्जिंग है वो इंडिया से भी पुअर रिटर्न दिए हैं। कारण कहने का मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि इमर्जिंग अगर आप कंपनी में और फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करें, दैट इज़ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट मेरे तरफ से। मेरी सोच ये बताती है, आपकी सोच क्या है आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑलमोस्ट 0 रिटर्न हमें मिलता है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन इंटरनेशनल फंड मैं सजेस्ट करता हूँ कि 10 to 15% आपको इंडेक्स फंड में जो नास्डैक 100 है या फिर S&P 500 है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फॉरेन स्टॉक मार्केट indices such as the Nasdaq 100 and S&P 500 that investing in actively managed international fund. Investing in the index not only brings top performing companies into your investment portfolio. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके जो रिस्क है वो भी रिड्यूस होता है, और जो करेक्शन है और जो एक्टिव और मैनेजमेंट जो है और पैसिव मैनेजमेंट, दोनों को यहाँ एक साथ इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। अब बात करेंगे व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पे टैक्सेशन कैसे होता है आपका म्यूचुअल फंड का। तो सबसे बड़ी और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है कि इंटरनेशनल फंड्स आर टैक्स्ड एज डेट फंड। If you stay invested for less than 3 years, the capital gain are taxed at the tax slabs applicable to your total income. यानी कि आपकी जो टोटल इनकम है ईयर की, उसके अकॉर्डिंग आपके जो जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्सेशन होगा। और आप अगर मोर देन 3 इयर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल गेन आर टैक्स एट 20% विद इंडेक्शन। अगर आपको इंडेक्शन क्या है नहीं समझ में आता और डेट फंड कैसे टैक्सेशन किया जाता है वो नहीं समझ में आता, तो आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं, मैंने इजी फॉर्मूला के जरिए समझाया है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए लर्निंग लेसन के साथ। थैंक बीइंग अ पार्ट ऑफ जागो इंडिया जागो फैमिली। टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।